नमस्कार। आज मैं एक ऐसे इंसान की आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रगल किया। मुंबई से लेकर दिल्ली तक का सफ़र उन्होंने कैसे तय किया, आज आपको दिखाएँगे। एक ऐसा इंसान जो दिल्ली की सड़कों पर मेहनत मज़दूरी कर रहा था और आज एक ऐसी मुकाम पर है, जिसको आप खुद देखेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि उस इंसान ने सड़क से उठकर आसमान की बुलंदियों को कैसे छुआ। तो दोस्तों, शायद आपको भी इनको देखकर कुछ प्रेरणा मिलेगी। तो आइए मेरे साथ चलें उनके ऑफिस में और देखें क्या-क्या उनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल आए, कैसे उन्होंने अपने सपने को साकार किया और आज वो किस मुकाम पर बैठे हैं। तो आइए मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चावला। स्वागत करता हूं अपने शो द सुमित चावला में। आज हमारे साथ हैं संजय गहलोत जी, जो चेयरमैन है एनसीटी दिल्ली से। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। मेरा नाम संजय गहलोत है और आप सबके आशीर्वाद दुआओं से वर्तमान में मुझे एक दायित्व मिला है दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग, जहां जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, दिल्ली में तकरीबन 6.5 लाख सफाई कर्मचारी हैं हमारे, जो विभिन्न विभागों में काम करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम करते हैं। उन सबका उत्थान कैसे हो या उन सबकी जो मूलभूत समस्या हैं उनका निराकरण कैसे हो, इन सबके निपटान करने के लिए मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है सरकार की तरफ से। सर, एक सवाल मेरा आपसे है। आपके पास जितने भी लोग हैं हमारे दिल्ली में सफाई कर्मचारी, उनके बारे में आपकी क्या राय है? कई बार लोग टिप्पणी बहुत करते हैं, सफाई ये नहीं वो नहीं, उनके बारे में कई पहाड़ जैसी बात करते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना है? देखिए, दिल्ली में तकरीबन 6.5 लाख सफाई कर्मचारी हैं जी और चूंकि सफाई कर्मचारी की आवश्यकता हर महकमे में है, जी जैसे हमने बताया भी पहले भी कि रिजर्व बैंक भी अगर है ना, तो वहाँ सबसे पहले हमारा सफाई कर्मचारी ही जाता है जी जी जो सफाई करता है। जी। कोई भी सरकारी ऑफिस हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, कहीं भी सफाई कर्मचारी, तो बिकॉज एज पर ऑर्डर्स ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जी द सैनिटेशन वर्क्स कम अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ एसेंशियल वर्क। जी इसको एसेंशियल वर्क माना गया है। जी आपने कोरोना काल में देखा होगा, जी जितने भी डिपार्टमेंट थे सब छुट्टी करके वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमारे सफाई कर्मचारी सड़कों पर थे। जी और तकरीबन 75 सफाई कर्मचारी तो ऐसे हैं हमारे एमसीडी में जो भगवान को प्यारे हो गए कोरोना काल में ही। जी। अरे तो हुआ क्या उसमें कि देखिए कितना इनके साथ अन्याय होता है। द देन चीफ मिनिस्टर मिस्टर केजरीवाल, जी उन्होंने घोषणा की थी यहाँ पे कि जो भी कर्मचारी कोरोना काल में एक्सपायर होगा जी उसको हम 1 करोड़ रुपया देंगे। जी हमारे 75 की लिस्ट है हमारे पास में, जी उसमें केवल एक महिला कर्मचारी सुनीता नाम की थी, उनको 1 करोड़ रुपया दिया गया, जी। बाकी को नहीं दिया गया। तो उसके लिए आपने कोई आवाज हाँ उठाई? हाँ, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। जब मैं गया उनके पास दोबारा, कैसे हमारे जो 74 हैं इनको भी दिए, इनको भी दो, जो 74 लोग बचे हैं। जी तो उन्होंने क्या जवाब दिया, वो कहते हैं कि भाई संजय जी एक काम करो, इनको 10-10 लाख रुपए दो, भगाओ यहाँ से। अच्छा। ये उनकी मेंटेलिटी, ऐसी सोच है सफाई कर्मचारियों के प्रति। जो कर्मचारी अपना वोट देके उनको अपने सर पे बिठाते हैं, उनको राजा बनाते हैं दिल्ली का, उनके बारे में कहते हैं इनको 10-10 लाख रुपए दो, भगाओ। तब मैंने कहा कि सर, तो या तो दो मत किसी को भी, देना तो पूरा 1 करोड़ रुपए दो, ऐसा अन्याय क्यों करेंगे साथ में। जी तो तब से हमने उनके खिलाफ जाना शुरू किया जी यहाँ से, क्योंकि देखिए जिन कर्मचारियों के प्रति हम इतने सालों से काम कर रहे जी। हैं, उनके बारे में अगर कोई ऐसा अपशब्द कहेगा तो वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। जी, सही है। और यही कारण रहा, फिर हमें घर घर जाना पड़ा, सड़कों पर उतरना पड़ा। इवन सफाई कर्मचारी आयोग को चेयरमैन होने के बावजूद भी मुझे सड़कों पर उतरना पड़ा उनके खिलाफ जाके। आपने धरना दिया? हाँ, आखिर रिजल्ट क्या निकला? 0, यहाँ से चले गए। और ऐसे व्यक्ति को तो यहाँ आने भी नहीं देंगे हम बिल्कुल भी, क्योंकि उन्होंने बड़ा अत्याचार किया है। सिर्फ ख्याली पुलाव बनाते हैं, हाँ जी मैंने ये कर दिया वो कर दिया, क्या कुछ भी नहीं। जो कुछ भी किया, जैसे मैंने पहले बताया, मैं अब भी बता रहा हूँ और हमेशा बताऊंगा, जो कुछ भी अगर हमारे कर्मचारी को कुछ मिला है ना, तो केवल और केवल बीजेपी के शासन काल में ही मिला है। जी। हमारे लोग परमानेंट होने का मामला हो कर्मचारियों का, या अब देखिए इतने सालों से डिमांड थी कैशलेस कार्ड की, जी अब कम से कम हमारे जो डेथ रेशियो हैं कर्मचारी जो बढ़ते जा रहे थे, उस पर लगाम लगेगी। कर्मचारी बीमार होगा अपना इलाज करा लेगा, मतलब वहां जाके। जी। ये भी बीजेपी के शासन काल में ही हुआ। तो आपकी नजर में बीजेपी सरकार जो है वो अच्छा काम कर रही है? नहीं, बिल्कुल कर रही है, क्योंकि जी। ये तो आंकड़े हैं, मैं अपने पास से थोड़े कहता केजरीवाल साहब और सीएम रेखा गुप्ता जी, जो जी। हमारी मुख्यमंत्री जी हैं, Yes। क्या फर्क महसूस हुआ? देखिए, ऐसे ये जो लोग थे ना जो पहले, जी वो बड़बोले थे, कुछ भी उनके मन में आता तो वही बातें करते थे। जी और अब भी जी उनके कुछ तो ऐसे लोग हैं जो चुनाव तो हार चुके हैं, जी अपने आप को बेरोजगार कहते हैं कि हम तो बेरोजगार है ये, लेकिन वो वेमनस्टर फैलाते हैं रोजाना। जी वो सुबह उठते हैं तो उनका काम केवल केवल ये है, अखबार की हेडलाइन देखना, उसमें से क्या त्रुटि निकालनी है, जनता को कैसे बेवकूफ बनाना है, या उनको कैसे मोटिवेट करके उनके खिलाफ करना है सरकार के, बस उनका काम ये रह गया। जी हर बात में
अभी हमने देखा 2-4 दिन पहले वो बड़े बड़े मास्क लगा, जो लाखों रुपए की है उनकी योजना, मास्क लगा लगा के विधानसभा में पहुंच गए, और जब कोई अपने बाइट दे रहे, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वहां कोई मास्क नहीं लगा रखा हम लोगों जी। ने। इससे साबित ये होता केवल और केवल ये स्टोरी टेलर है बहुत बढ़िया। ऐसे लोगों का तो यहाँ ठहरना भी नहीं चाहिए लोगों को यहाँ पे, क्योंकि देखिए काम करने वाला आदमी की जय जयकार होती है। जी अभी हम देख रहे हैं दिल्ली में सारा काम स्मूथली चल रहा है, जी और जहाँ तक AQI का सवाल है या मतलब मौसम ऐसा है, तो कहीं ना कहीं अब इसमें ऐसा थोड़ी है, इन्होंने तो कोशिश की कृत्रिम वर्षा कराने की भी, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाए। और एक बात और भी, अभी देखिए जैसे मैं चेयरमैन हूँ यहाँ पे, जी मैं चाहता हूँ कि मेरे कार्यकाल में अच्छे काम होने चाहिए, जी ताकि मुझे आगे भी अच्छा मौका मिलना चाहिए। जी तो जो भी सीट पे होता है तो अच्छे काम करने की कोशिश करता है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं सोचा। जी। इन्होंने अपना घर भरा है केवल और केवल, शीश महल के नाम से बना दिया इन्होंने, देखो जी उसमें करोड़ों रुपया फूंक दिया इन्होंने मेरा बात में, जो पैसे वहां से कमाए और मन मर्जी कर दी। इवन ऐसी भी रिपोर्ट आई थी, मीडिया के माध्यम से देखा भी था हमने, कुछ टॉयलेट ऐसे बना लेते हैं वहां पे, वो टेम्परेचर के मुताबिक चलते थे, जो सुनने में हमें बड़ा अजीब लगता है, तो सोच भी नहीं सकते ऐसा करके। तो यहाँ तक पब्लिक ने झेला। यानी जो हमारे सरकारी कर्मचारियों या प्राइवेट सेक्टर को जो खून पसीने कमाई है हमारी गाड़ी, जी जो टैक्स पेयर हैं, जी उनकी कमाई को उन्होंने अपना जरिया बना के और अपना वहाँ शीश में खड़ा कर दिया। जी। तो ये सारी बातें रही जो चलेगी। केजरीवाल सरकार का आज ये कहना है कि आपने तो कूड़ा और ज्यादा इकट्ठा कर रखा है। नहीं, वो तो मैंने बताया ना, वो स्टोरी टेलर है, कुछ भी कहानी बना देते हैं। वो कूड़े को नाप रहे हैं क्या जाके? अगर हम आज भी विजिट करें वहाँ पे, मैं तो हमेशा दर्शन निकल के जब आता हूँ, ये जो हमारा गाजीपुर लैंड साइड की बात करें तो डिक्रीज हो रहा है वो जी और अभी जो मिनिस्टर है कंसर्न, उन्होंने वायदा किया है कि इसको जल्दी ही रिमूव भी कर दिया जाए यहाँ से, तो करना चाहिए। तो और केजरीवाल सरकार ने क्या किया, जब भी इन्होंने ये नाम भी इन्होंने दिया कूड़े का पहाड़, जी पहाड़ इन्होंने बताया। जी मैंने हमेशा कहा है और मैं आज भी कहना चाहता हूँ, जी भाई ये पहाड़ तो ठीक है, जी आप इनको पहाड़ की भाषा बता रहे, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इनके अंदर जो हमारे पूर्वज रहे ना, उनका खून पसीना दबावा है इनके अंदर। हमारे हजारों कर्मचारी शहीद हो चुके हैं उस कूड़े के अंदर काम करते करते, सिर पे मेला ढोया उन लोगों ने, जिसमें मैंने बताया आपको। तो तब जाके कूड़े का ढेर जमा होने लगे। इन्होंने राजनीति करनी शुरू कर दी पहाड़ कह के इनको, यानी हमारे जो कर्मचारी उनको शर्मिंदा कर दिया लोगों ने कि भी कुछ काम नहीं होता। अरे अगर कुछ काम नहीं होता तो इतना ढेर लाखों मीट्रिक टन कूड़ा कहाँ से आ गया? जी ये पहुंचाने तो कर्मचारी हैं। जी। तो इससे साबित ये होता है ये केवल को कहानी बनाते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, उस पर ये बोल देते हैं। तो मतलब आपके मुताबिक जो है बीजेपी सरकार दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रही है। यस यस यस। ठीक है, हाँ, क्या उपलब्धि है? जैसे आपके कई वर्कर बड़े कच्चे थे, उनमें आपने क्या सहयोग दिया? उनको पक्का करने के लिए आपने क्या कदम उठाया? देखिए ऐसा होता है, जैसे मैंने बताया ना, ये तो कमीशन जो है ये तो एक रिकमेंडेड अथॉरिटी है, हम इसे सिफारिश करते जी। हैं, हाईली रिकमेंड कर सकते हैं, उसको मानना ही पड़ता है सरकारों को। जी तो इसमें हमेशा हम कोशिश की गई हमने कि लोगों को जल्दी परमानेंट किया जी। जाए। अब देखिए कितनी अच्छी बात है, हमारा कर्मचारी बार बार हमें ये कहता है सर मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे आज तक न्याय नहीं मिल पाया, लेकिन अब ऐसा कोई नहीं कहेगा, जी क्योंकि सरकार ने स्टैंडिंग कमेटी प्रस्ताव पास कर दिए। जी यानी अगर कोई करुणामूलक आधार पर डेथ केस में भी लगा हुआ तो 2015 तक का तो थोड़ा रोड निकाल दिया, जी। और हम अब कोशिश कर रहे हैं कि 2025 तक के कर दे पूरा, जी। तो कोई भी ऐसा कच्चा कर्मचारी नहीं बचेगा, और जनरल कर्मचारी उनको पक्का किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं को राहत मिल जाएगी। तब हम सीना ठोक के कह सकते हैं वाकई यार इस देश के अंदर जो दलित समाज के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनका भी अधिकार है कम से कम है जीने का। जी। नहीं तो कोई नहीं समझता है। सर, हमारे भारत में कई योजनाएं बनाई जाती है, लेकिन वो जनता तक नहीं पहुंचती। इसके पीछे का क्या कारण है? उसकी भी जो उनका जो तंत्र है, सिस्टम, वो फेल है कहीं ना कहीं। जैसे देखो बहुत पहले हमने सुना था, राजीव गांधी ने कहा था एक बार कि अगर मैं यहाँ से 1 रुपया भेजता हूँ खाते में पब्लिक के, तो वो 1 रुपया 15 पैसे में कन्वर्ट हो जाता है। यानी उन्होंने उस समय खुद स्वीकार किया था कि बहुत सारा भ्रष्टाचार है, करप्शन है, तो इसलिए बहुत सारी योजनाएं हैं जो पब्लिक नहीं, इसके लिए सरकारों को कदम उठाना चाहिए। बहुत सारी प्रभावशाली योजनाएं भी हैं, लेकिन उनके अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। तो कुछ ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए उनको, या हम जैसे यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमें कुछ और फैसिलिटी देने चाहिए ताकि हम घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर सकें, तो ज्यादा लोग लाभान्वित हों। आप ये इस वक्त सारा पूरा दिल्ली, पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है, आप क्या ऐसा बदलाव चाहते हैं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी उसके लिए करें? आप कुछ बताइए जरूर। देखिए मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि जो भी पॉलिसी हैं जी, या देखिए मैं तो सिर्फ इतना भी कहता हूँ कि जब भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो इसके अंदर जी, जो उनका एक मैनिफेस्टो होता है, जी, जो भी वायदे करते हैं, कम से कम वो पूरा कर दिया जाए, जी। तो उससे बहुत राहत मिल सकती है। जी, कई बार क्या कहते हैं कि हम लोगों को मकान देंगे, जी। ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन उसको कर नहीं पाते, पता नहीं ये क्या कारण है। जी, क्योंकि सीट पर बैठते ही उन्हें अगले बार टर्म का उनको चिंता हो जाती है कि मैं कैसे काम कर जी। पाऊंगा। तो
मैं तो एक जो प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ अपने सफाई कर्मचारी कम से कम यहाँ पे कर रहा हूँ, अपने समाज का कर रहा हूँ, जिसमें हमारे लाखों लोग तो दिल्ली में ही हैं। जी। तकरीबन 35 लाख की संख्या में वाल्मीकि समाज को दिल्ली में है, जी। और पूरे देश का देखा तो करोड़ों लोग हैं हमारे समुदाय के। जी। और अगर पूरी ही दलित समाज को लगाया जाए तो ये तो बहुत परसेंटेज में बैठता है। जी। माननीय कांशीराम साहब कहा करते थे कि जो दलित समाज के लोग हैं जी। वो 85% हैं। जी। तो उन 85% को इस दुविधा से निकालने के लिए जी। जो सरकार वायदे करती है तो उसको फुलफिल करना चाहिए, या कुछ ऐसे ऑब्जर्वर होने चाहिए कहाँ किसको क्या कमी है, कौन शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा है, जी। किसको कहाँ क्या कमी है। जी। कुछ तो ऐसा सिस्टम है जो को अमीर है वो अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो बिल्कुल और दलदल में धंसता हुआ जा रहा है। तो एक इक्वलिटी को कुछ ऐसा होना चाहिए जो बाबा साहब ने अपने रखा ना संविधान में जी। कि समानता का अधिकार, तो वो समानता का अधिकार सबको मिल जाएगा। तो और जैसे भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत अच्छी बात क्या है, जी। इन्होंने एक नारा दिया हुआ है कि अंत्योदय, जी। यानी जो लास्ट में बैठा हुआ व्यक्ति है वो भी आना चाहिए। जी। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी भी हो रही है कि अभी 2-3 दिन पहले की बात है, जी। माननीय मोहन भागवत जी जी। जो आरएसएस के प्रमुख हैं, जी। उन्होंने भी ये कहा है कि भाई हमारा सपना तब सफल हो पाएगा जब लास्ट में बैठा हुआ व्यक्ति वो भी आप पास में आके बैठेगा। जी। यानी चलो कहीं तो सोच रहे हैं, बिल्कुल। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा होगा भी। और एक बात और भी है कि मैंने ऐसा देखा भी है, जी। ऐसा देखा भी है, कई बार मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं संघ की शाखाओं में गया हूँ, जी। वहाँ हमें तो नहीं लड़ना सिखाया किसी ने, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाना ये तो नहीं सिखाया गया वहाँ पे, हमें तो अच्छे संस्कार दिए हैं। जी। अगर मैं किसी बच्चे से आज जी लगा के बोलता हूँ तो ये वहीं का संस्कार है। जी। मान लीजिए मेरा ड्राइवर भी है, जी। अभिषेक नाम है अब ड्राइवर का, तो मैं हमेशा अभिषेक जी ही कहूँगा उनको, बेशक मेरे से उम्र में छोटे हैं चाहे कुछ भी है, जी। ये संस्कार वहाँ से दिए, जी। संस्कारिक लोग हैं तो वहाँ से अच्छा हो सकता है। सर, देश जब आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक आपका बेस्ट प्राइम मिनिस्टर आप किसको मानते हैं? अच्छा देखिए, बिल्कुल जेन्युइन। हाँ, केवल और केवल अगर मैं बात करूँ तो नन अदर देन ओनली एंड ओनली मोदी जी। अच्छा। आज तक हमने एक भी ऐसा कलंक नहीं सुना भ्रष्टाचारी का, जी। और आज अपने उस वादे पे अटल हैं जी। जो कहते हैं ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसी पैटर्न में चल रहे हैं। जी। और देखिए कई बार तो ऐसा सुना है, खुद अपने उनके मुखवाणी से हम सुनते हैं, बहुत कम सो पाते, समाज सेवा में लगे हुए हैं। जी। और कई बार तो आपने देख भी लिया होगा, वो तो कहते हैं मैं तो फकीर आदमी हूँ जी, जी। जब मर्जी चल दूंगा यहाँ से। जी। तो उनको हमने प्रचारक भी देखा, हमने गुजरात का चीफ मिनिस्टर भी देखा, जी। लेकिन आज तक कोई लांछन नहीं लग पाया, जी। नहीं तो कोई नहीं बचा आज तक ऐसा करके। बहुत सारी पार्टी कांग्रेस पार्टी के लगे तो उसमें बहुत सारे बोफोर्स कांड का हम देख लें, बहुत सारे लांछन लगे। जी। और कांग्रेस के टाइम में तो संजय गांधी जैसे लोगों ने, इन्होंने अपना, जबकि उनके पास कोई पद नहीं था, जी। अपने प्राइम मिनिस्टर माँ का फायदा बहुत ज्यादा उठाया कि जी मैं तो मारुति का उद्योग लगा दूंगा वहां जा सके, बाहर विदेशों में पढ़ के आए लोग यहाँ से, जी। पैसे का वेस्ट किया इन लोगों ने, बिना बात में इमरजेंसी जैसे कानून को थोप दिया लोगों ने, तो ये तो देश का मतलब बेड़ा गर्क कर दिया लोगों ने। जी। अगर सच्चे वाली बात है, आज वही लोग कह रहे जी कानून, ये जो हमारा संविधान खतरे में, इन्हें संविधान की ABCD भी नहीं आती। कोई राहुल गांधी से ये पूछने वाली नहीं, बताना भाई इस प्रश्न पे क्या लिखा हुआ है, बस उन्हें केवल एक बात आती है, यहाँ से तुम इसके अंदर वो डालोगे तो वहां से सोना बन के निकल जाएगा। तो ऐसे लोग क्या कर पाएंगे। और तो और इनकी मानसिकता देखो, ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि बाहर विदेशों में जाकर भी ये वैमनस्य फैलाने काम करते हैं, वहाँ उल्टे सीधे बयान देते हैं। अगर देश कुछ काम कर रहा है, सपोज करें आतंकवाद बढ़ता जा रहा है या उसको रोकने के लिए अगर रोकथाम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो कहते हैं कि उसकी सच्चाई बताओ हमें, क्या हमारी फौजों ने वहां जाकर अंदर घुस के मारा भी है, नहीं मारा किसी को, अब इन्हें जवाब बताओ। ठीक है, देश में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, होना चाहिए। हो सकता है जो सत्ता में होती है पार्टी नशे में चूर हो सकती है, उसका नशा तोड़ने के लिए विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, लेकिन कम से कम विपक्ष वैमनस्य तो न फैलाए। विपक्ष का मतलब वैमनस्य फैलाना नहीं होता। हाँ, उनकी जो कमियां हैं उनको उजागर करें पब्लिक के सामने, ये नहीं कि तुम आपस में लड़ने का काम करो, उल्टे सीधे बयान दो। और देश के प्रधानमंत्री जी गरीबों में पद पे हैं, उनको तुम, वो उम्र में बड़े हैं, तजुर्बे में बड़े हैं, सारे बातें बड़े हैं, लेकिन उनको एकदम ऐसे कहना, तो ये लोग कहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं ये। सर, एक सवाल मेरा आपसे है कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी बहुत है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, ये वाकई बहुत ही मतलब दुखदायी हमारा सवाल भी है। और बेरोजगारी का जहाँ तक मामला है तो कहीं ना कहीं जो पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, ये बहुत बड़ा कारण है इसका। जी। क्योंकि आज से मान लो 15 साल पहले, 16 साल पहले जिस बच्चे का जन्म हुआ, जी, अब उसे भी रोजगार की आवश्यकता है, तभी तो उसका पेट भर पाएगा। जी। तो कहीं ना कहीं ये बातें, इसमें चाहिए सरकारों को एक सर्वे कराना चाहिए जी। और कोशिश करनी चाहिए कि चाहे अपने इकोनॉमिक से चाहे कहीं से भी कुछ भी करें, लेकिन हर घर में कम से कम एक रोजगार मिलना चाहिए, बहुत जरूरी। जी। परमानेंट रोजगार मिलना चाहिए, जी, ताकि वो सबका पेट पालन का हो सके, मतलब पूरा काम करके। तो इसमें क्या सर्वे कर लें इसमें, और जो जिस लायक है
मान लो कोई पढ़ा लिखा बच्चा है तो उसको पढ़ा लिखा वाला जॉब देना चाहिए, जो किसी कारण कम पढ़ लिख पाए उसको वैसे जॉब देना चाहिए। इस हिसाब से तो सिमिलरिटी इक्वलिटी आ सकती है, और जो बाबा साहब का सपना तभी सार्थक हो पाएगा पूरा, वो जी जो इक्वलिटी का संदेश दिया बाबा साहब ने समानता का, तो ये बात बन पाएगी। जी सर, एक जैसे कहने का मतलब ये है कि पहले के टाइम जो भी सरकारें रहीं, लोग कहते हैं कि पैसा टाइम से नहीं मिलता था, पहुंचता नहीं था। आज डिजिटल का ज़माना है, तो जो 1 रुपये अगर यहाँ से चलता है सेंटर पे, तो आपको क्या लगता है कि वो आज 100% वहाँ तक पहुँचता है? देखिए जैसे भी आजकल तो हमारा जो मीडिया ना, मैं तो धन्यवाद करूँगा मीडिया का, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। जी कुछ भी बात हो तुरंत हमें चल जाती है पता। जी जी इवन जो हमारे इलिटरेट पर्सन भी है तो कम से कम मीडिया के माध्यम से यूट्यूब देख रहे हैं सारे, उन्हें जानकारी मिल जाती है मतलब पूरी करके। जी ये सच्चाई है, और जैसे मैंने पहले बताया था ये तो है, तो इस पर भी कंट्रोल करना जी। चाहिए। और जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए ना, तो हमें पूरा विश्वास है कि करप्शन पे भी लगाम लगी है कहीं ना कहीं। जैसे पहले रोजाना घोटाले सुनते थे, अब इस पे रोकथाम हुई है। रोकथाम। जो दूसरी हम बातें सुनते हैं ना, जो दूसरे विपक्ष के लोग हैं जी। वो नई नई कहानी बनाते रहते हैं बिना बात में, जी कि ये देश बेच दिया, अरे देश बेच दिया तो फिर तुम क्यों रह रहे हैं यहाँ पे? जबकि आज अच्छा हम जीवन यापन व्यतीत कर रहे हैं, पहले प्रोग्रेस हुई है। जी। और हमेशा जो भी वेतन आयोग लगना हो कर्मचारी सरकारियों के लिए, उनको अलग फैसिलिटी दी है, प्राइवेट सेक्टर वालों को अलग दी है यहाँ पे। जी आज हम ऐसे युग में रह रहे हैं, मेट्रो वगैरह हमने कहाँ देखी थी पहले, जी। या दूसरे दिन फ्लाईओवर बने। अभी देखिए यहाँ से हम जब अपने गाँव जाते थे कभी, तो कम से कम 2 घंटे बाद हम पहुँचते थे यूपी साइड में जाके, बागपत साइड में कभी जाते थे। अब देखिए अगर गीता कॉलोनी से फ्लाईओवर से हम जाते हैं सीधा, तो मुश्किल 10-15 मिनट में पहुँच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस भी हो रही है बढ़िया करके। जी। तो मैं तो बल्कि सरकार का धन्यवाद भी करना चाहूँगा, ये इस हिसाब से नहीं काम करना चाहिए। जैसे मोदी जी का जो ताना बाना बुना है उन्होंने, और जो उनका व्यवहार है जो सुने हैं, उस पर अगर खरा उतरते हैं, सही तरीके से उतर रहे हैं, तो देश तरक्की करेगा बाकायदा। जी आज जो दूसरे देश हैं वो डरे हुए हैं, जी कहीं ना कहीं भारत का नाम आता है उसके अंदर, जी अपनी जगह बनाई है। जी इतनी विदेश यात्रा पर जाते हैं, अब विपक्ष वाले क्या कहेंगे, देखो जी ऐसे घूम रहे हैं, 10-10 लाख रुपए के सूट पहन के घूम रहे हैं। अरे तो कपड़े तो पहन के जाएंगे, नहीं जाएंगे वहां कम से कम। और अगर बाहर जा रहे हैं तो अपने घर का काम करने थोड़े जा रहे हैं वहाँ जी, जी। पे, देश की भलाई के लिए तो जा रहे हैं। जी जी तभी तो आज हमारे देश का नाम है इसके अंदर। जी। तो ये सारी बात तो मतलब कुल मिला के आपके सबसे प्रोग्रेसिव है वाकई में, यहाँ हाँ विकासशील है। मतलब पसंदीदा, आपके पसंदीदा यस यस यस, प्रधानमंत्री डेफिनेटली हैं, विकासशील हमारा देश है, बिल्कुल। बिल्कुल। तो सर मैं अब लौट के, हम बहुत सारी हमारी बातें हुई हैं पॉलिटिक्स के से लेके रोजगार से Yes, yes, लेकर yes. इस पे आपके लक्ष्य के बारे में बताइए। आपका कोई रोल मॉडल जो आप सोचते हैं या है आपको, आप क्या बनना चाहते थे? देखिए बेसिकली मैं तो सुना है कि आप इंडस्ट्री में भी बहुत एक्टिव रहे, उसके बारे आपको- में थोड़ी जर्नी हमें बताएं कि आपका स्टार्ट कैसे हुआ। आप बॉम्बे गए, आपने फिल्मों में काम किया, कैसे किया, किस तरह से आप स्ट्रगल आपने किया? सर सच्चाई तो ये है कि आज आपने दुख की रग को छेड़ दिया है। अरे सर, जनता को भी तो पता होना चाहिए ना सर। हाँ वैसे तो बहुत सारे लोग जानते भी हैं, जी क्योंकि दरअसल क्या ना, मेरे बचपन से मेरा रुझान था कि या तो मैं लीडर बनूं, समाज सेवक बनूं, जी या फिर फिल्मों में काम करूं। जी बचपन से मेरी ये इच्छा होती थी, जब भी मैं प्राण साहब हैं, रंजीत जी हैं, इनको देखता था ना फिल्म में, जी तो मुझे लगता है मैं इनसे अच्छा काम कर सकता हूँ। जी एक्टर तो अलग थे, जी। जो विलन थे मुझे वो ज्यादा पसंद थे, पता नहीं अच्छा। क्यों। आपका विलन क्योंकि पसंद? होता क्या था कि बहुत पहले की बात है, हम जब छोटे छोटे हुआ करते थे, तो मधुमती एक फिल्म आई थी दिलीप कुमार साहब, जी 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 उसको हमने देखा। तो एक रेप का सीन है उसके अंदर, तो प्राण साहब ने जो जो काम किया है, तो उस समय जब जितने भी लोग हमारे घर में देख रहे थे टीवी, सारी महिलाएं गाली बकने लगी उनको, जी क्योंकि वो तो एक मतलब एक्टिंग कर रहे हैं, हाँ, लेकिन उनकी एक्टिंग में इतना दम था कि उनको नेचुरल लगा। और इवन जो लोग प्राण साहब के नाम से डरते थे, जी और यही कारण रहा कि आज तक कोई अपने नाम, बच्चों का नाम प्राण किसी ने नहीं रखा। जी बहुत रेयर केस है मतलब किसी का प्राण। जी बल्कि एक बार तो क्विज भी निकालते प्राण साहब ने जी। कि भाई अगर किसी का नाम प्राण है असली, तो मुझे साबित करो और इनाम लेके चले जाओ। तो जी। बहुत कम ऐसा रहा मतलब इसमें जी। करके, तो वहां से मुझे इंटरेस्ट है शुरू हुआ। जी। और ये इतना ज्यादा बढ़ा कि मुझे मुंबई जाना पड़ा। अच्छा, तब बॉम्बे गए? हाँ, वहाँ जाके पहले प्रॉपर वे में मैंने डिप्लोमा किया रोशन तनेजा जी के पास से। जी। मेरे बैच में मधु जो है जी। पुरुर कांटे में जो हीरोइन? हीरोइन है वो मेरे बैच में थी। कमल सदाना रंग फिल्म के हीरो जो वो मेरे बैच में थे। जी। मनीषा कोइराला, विवेक मोशरान जब सौदागर फिल्म में साइन तो नहीं कर चुके थे सुभाष घई जी, लेकिन ये क्रैश कोर्स करने 6 महीने के लिए आए थे कोर्स करने के लिए। जी तो ये सब लोग थे मतलब उसके अंदर। अब वहाँ भी बहुत सारी दिक्कत है, जी जिनकी जैसे जैसे मधु हैं, जी उनके फादर पी रघुनाथ जी आवारगी फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं। जी अब जिसके फादर प्रोड्यूसर हो सकते हैं तो कहीं काम मिल ला सकते हैं उनको। जी तो जिनकी ज़्यादा जान पहचान होती है, पैसा होता है, तो शायद उनको काम मिल जाता है। हमें संघर्ष करना पड़ता है। जी लोकल ट्रेन में बहुत संघर्ष किया है, जी। मतलब आम आदमी को बड़ा संघर्ष है। बहुत बहुत संघर्ष करना पड़ा वहाँ पे। जी। तब जाके मैंने फटीचर सीरियल किया पंकज अच्छा, कपूर के साथ अच्छा, में, और रंग फिल्म में थोड़ा सा काम किया।
जी और एक चाणक्य सीरियल आता था, जी उसमें एक्स्ट्रा का रोल, मतलब घोड़े बैठा झंडा लेके हमारे हाथ में इस तरह के काम करने पड़े जी, उसमें। जी, हाँ, 2003 में एक टीवी सीरियल मैंने बनाया अपना खुद का, जी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, जी तेरा क्या कहना। जी बहुत सारे लोगों ने देखा, मतलब डीडी मेट्रो पे टेलीकास्ट भी हुआ उसका। जी और एक बात और बताना चाहता हूँ, जी ये एक शौक समझ लीजिए या मतलब मेरी जो प्रबल इच्छा है, जी और हो सकता है जल्दी हम एक फिल्म शुरू करेंगे अभी। जी बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं उन सबको मैंने बता, क्योंकि मुझे ये पता है अगर अपना टारगेट मैं पहले बता दूं जी तो मुझे अच्छा लगता है, ताकि वे लोग ना बार बार वो कुरेदते रहते हैं, हाँ भी कब फिल्म शुरू होने वाली है, जी मुझे जी याद दिलाते रहते हैं। जी 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 तो टारगेट बता देना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ताकि जी। वो दूसरे जो लोग हैं ना वो जी। हमें बताते रहें। जी। तो जल्दी फिल्म शुरू करने वाले हैं, जी और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें कोशिश हम ये कर रहे हैं कि जो जो मैंने संघर्ष किया है लाइफ में, जी। जो कुछ किया है ना, वो पब्लिक के सामने कुछ संदेश हम जरूर देंगे सर। जी तो तो ऐसा ये क्या संदेश देना चाहते हैं आप? ये बहुत सारे संदेश छुपे हुए हैं। जैसे मान लीजिए कोई शादीशुदा मर्द है, जी ठीक है, और इधर उधर भटकते हैं बिना बात में जाके, जी तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए उन लोगों को, अपने जी। परिवार तक सीमित, इस तरह कुछ संदेश है, मतलब अपने जी 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 ज्ञानवर्धक संदेश है, जी। इसलिए कुछ ऐसा करेंगे मतलब हम, जी और जी जल्दी शूट करेंगे। हो सकता है इस मंथ के एंड में, जनवरी चल रहा है 2026 का, इसमें या हद से लास्ट में फरवरी तक तो बना देंगे जरूर, जरूर हम शुरू करने वाले हैं। तो सर फिर आप बॉम्बे से वापस क्यों आए, और आपने फिर जब वापस आए तो फिर आप ये आप देखिए, बड़ी विडम्बना वाली बात है, क्योंकि परिवार के कोई भी सदस्य जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, जी माता पिता भी शामिल है, उसमें भाई भी हमारे थे, किसी को मतलब ही नहीं था वहाँ पे, फिल्म लाइन से कुछ भी नहीं था यहाँ पे। जी और उन दिनों, अब तो मुंबई कहते हैं, पहले मुंबई कहते थे वहाँ पे, हाँ जी मुंबई। मेरे पिताजी माँ तो हमेशा कहते थे, भाई एक काम कर, अपनी भाषा में बोलते थे वो तो, कि हमें नहीं चाहिए तेरी कमाई का 1 रुपया भी, बस वहाँ जाने का नाम मत लेना मुंबई का बस। अच्छा, कभी उन्होंने नहीं जाने दिया। जी। लेकिन मेरा जो शौक था, मेरी जी। इच्छाएं थी, और घर के परिवार लोगों को मेरे ऊपर विश्वास था जी। कि जो काम करेगा अच्छा करेगा, हम्म, और ऐसा भगवान का ऐसा आशीर्वाद रहा है, जी मैं जितना भी पढ़ा हूँ जी हमेशा फर्स्ट टाइम अपनी क्लास में, जी ये तो बहुत अच्छी बात है ना, जी। चाहे वो प्राइमरी के स्कूल रहे हों, चाहे सेकेंडरी स्कूल रहे हों, चाहे कॉलेज के टाइम रहे हों, चाहे कैसे भी रहे हों, हमेशा फर्स्ट टाइम। जी तो वहाँ भी कुछ ना कुछ मैंने किया, जी और ये इच्छा पूरी होगी। जी तो जब पहली बार आप स्क्रीन पे आपको लोगों ने देखा या घर वालों ने, तो हाँ। क्या रिएक्शन रहा? भाई वो तो एक बहुत ही अद्भुत एक सीन था। जी सन 1990 की बात है, तो फर्नीचर टीवी सीरियल जब टेलीकास्ट हुआ पंकज कपूर जी के साथ में, पंकज जी। कपूर बहुत बड़े महान कलाकार हैं। लेजेंड एक्टर हैं जी। तो जब वो आया तो हमारे परिवार के सभी लोगों ने, नहीं तो पूरे गली मोहल्ले वालों ने, सबने देखा, मतलब वहाँ पे जाके। जी और मुझे ऐसा याद है, वैसे बताया परिवार के लोगों ने, क्योंकि मैं तो मुंबई में था, जी मैंने अपने दोस्तों के साथ देखा, और उन्होंने यहाँ पे लड्डू बांटे, उस समय इतना क्रेज था लोगों में, जी 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 क्योंकि टीवी में आना, फोटो बहुत बड़ी बात होती थी। जी 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 और बड़ी यातनाएं भी मैंने जी। झेली। यातनाएं झेलने से मेरा मतलब है, कई बार क्या होता था, मान लो मैं अपने घर पे हूँ, जी तो वहाँ भी छेड़खानी लोग करते थे कि भाई संजय को तो वहाँ मुंबई भेज दो, आपने यहाँ क्यों रोक रखा है इसको। जी और जब मैं मुंबई में रहता था जी तो तब भी उनको परेशान करते थे, वो कहते थे भाई ये कौन सी फिल्म आ रही है, फिल्म में काम कर रहा, कुछ और काम कर रहा, तो बहुत सारी ऐसी यात्राएं जी, झेली। जी, जी। तो खैर कोई बात नहीं, ये सब संघर्ष के दिन थे, और संघर्ष अभी भी कर रहे हैं, जी जी क्योंकि मेरा जो मेन प्रयास है, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने शायद हमें इसलिए ही पैदा किया है, लोगों की सेवा करना। जी और देखिए, जी ये भगवान का आशीर्वाद है, या जो मेरे समाज के लोग उन सबका आशीर्वाद है, या क्या कहूँ इस बात को, जी मैंने तो ऐसा कभी सोचा नहीं था। जब एमसीडी में सफाई कर्मी के पद पे था तो मैं सोचता भी नहीं था कि मुझे एक ऐसा ऑफिस भी मिलेगा। मतलब आज हम अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ जी, पे, जी, जी। और देखिए ये लाइटिंग, ये कैमराज जी मेरे सामने लगे हुए हैं। जी तो कम से कम जो मेरी इच्छा वहाँ पूरी नहीं हो पा रही सही तरीके से, आज आप लोगों के आशीर्वाद से मेरी इच्छा पूरी हो रही है मतलब यहाँ बहुत अच्छी पे। बात तो है मुझे सर। तो ऐसे ही लग रहा है। मतलब जी जी मैं हमेशा चाहता था मेरी नेम प्लेट मेरे ऑफिस के सामने लगे, जी। मैं लाल बत्ती गाड़ी में घूमूं, तो वो सारा का सारा कुछ हो रहा है, जी लेकिन इसके पीछे बहुत कठोर तपस्या छिपी हुई है। हम्म। मुझे यहाँ बैठने में कम से कम 30 साल का सफर तय करना पड़ा। 30 साल लगे। यस, और अभी भी हम सड़क पे ही हैं, जी क्योंकि रोजाना जो मेरे कर्मचारी हैं उनकी समस्या समाप्त होती है, यही हमारा टारगेट है। जी अभी जैसे मैं बात कर रहा था, एमसीडी में जो हमारे कर्मचारी हैं बहुत ही जल्दी एक्सपायर हो जाते थे, क्योंकि काम का नहीं चल रहा था। हम्म, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आजकल एमसीडी में है, जी दिल्ली में भी एमसीडी में इनकी सरकार है बीजेपी की, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। तो इन सब के एफर्ट से आज हमारे सफाई कर्मचारियों को मेडिकल कैशलेस कार्ड मिला है, अच्छा जी तो उससे इस पर रोकथाम लगेगी, जी जो उनका मृत्यु दर है वो कम हो पाएगा, जी। और लोग अपना इलाज करा पाएंगे, अच्छा होगा। जी और इनके अलावा जो हमारे कर्मचारी
परमानेंट नहीं हो पा रहे थे। जी अब तो रोज ही परमानेंट हो रहे हैं। जी। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मृतक कर्मचारी के स्थान पे लगते हैं, कानून के आधार पे कहते हैं जी। उनको तो हम करेंगे 25 तक का ले लेंगे, 2025 तक। जी 2025 तक ये सब परमानेंट होने चाहिए, और जो जनरल कर्मचारी है उनको भी 2012 तक 20 तक उन सबको ले लेंगे, ताकि सबके चूल्हे जले सही तरीके जी से। जी। ये हमारा टारगेट, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। दिल्ली की जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? दिल्ली बहुत सारी विविधता है दिल्ली के अंदर भी। जी यहाँ ऐसे ऐसे मिनी मार्केट्स हैं जिनको, जैसे मान लीजिए मैं जमुना पार्क में लाल क्वार्टर की बात करूँ जी तो वहाँ छोटा कनाट प्लेस कहते हैं उसको। जी अभी भी बेशक चाहे कितना भी समय होगा, कितनी ठंड पड़े, लेकिन लोग वहाँ पर परचेजिंग करने में लगे हुए हैं अपने परिवार के साथ में। जी। तो बहुत अच्छी बात है। हम चांद चौक की बात करें, लाल किले की बात करें, बड़े ऐतिहासिक धरोहर भी है मतलब यहाँ पे। लाल किला देख लीजिए, यहाँ पे कुतुब मीनार दिल्ली में है, तो बहुत सारी चीजें दर्शनीय स्थल भी है मतलब यहाँ पे। जी। बड़े बड़े तोम यहाँ पे बने हुए हैं, तो वो सब चीजें हैं। तो दिल्ली की जनता को वो सब ठीक है, जी वो अच्छे कारोबार करें, एक दूसरे का सहयोग करें, और मिलजुल के जो भाईचारा वाला हमारा नारा है, जी सारी जो कम्युनिटीज हैं हम सब एक ही हैं। क्योंकि देखिए लोग तो एग्जांपल देते हैं, कई फिल्मों में मैंने देखा है, कई बार अगर मान लो किसको हॉस्पिटल में ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, खून की जरूरत पड़ती है, वहाँ नहीं देखता कोई भी खून, वो किस जाति का किस धर्म का है। तो वही बात है, हमें सोचे हमें भाईचारा अपनाना चाहिए, और देश के विकास में हम जो भी योगदान दे सके वो हमें करना चाहिए। जी क्योंकि वो बात नहीं होनी चाहिए कि यार भगत सिंह तो बन जाए, जी। भगत सिंह पैदा हो जाए, बस मेरे घर में ना हो, किसी और के घर में पैदा हो जाए। तो ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। जी हमारे अभी मैं देख रहा हूँ कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे इसमें, अपने बच्चों को कोई फौज में भेज रहा है, कोई कहीं भेज रहा है, जी अपने दिल पर पत्थर रख के भेजे, तो ऐसा काम भी कर रहे हैं, जी अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं। तो उन सबको यही संदेश देना चाहते हैं, मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की गरिमा को समझे, ये जो जाति का भेदभाव है इस सबको भी खत्म करें। और मैं बिल्कुल स्ट्रांगली बिलीव कर रहा हूँ उसमें, अब ऐसा देखने को हमें बहुत कम, ऐसा रेयर केस में मिलता है। सब लोग, क्योंकि जो दूसरे लोग थे ना, उन लोगों ने हमें, किसी को स्वर्ण जाति कहा जाता है, किसी को दलित जाति कहा जाता है, ये सब बातें समझ में नहीं आती हमारे बिना बात में। जी। लेकिन कहीं ना कहीं इंसान अब है, आदमी है। बिल्कुल हैं, लोग आते हैं, सबके साथ खाना पीना हम लोग खाते हैं, सबसे अच्छी बातें करते हैं, और ऐसे नहीं माता। हाँ कहीं ना कहीं अभी थोड़ा बहुत है जरूर, जैसे हमारा कर्मचारी सड़क पर काम कर रहा है, जी अगर किसी को कहते अपनी गाड़ी थोड़ी हटा लो भाई, तो उसकी नज़र में सफाई कर्मी कोई वैल्यू नहीं है। वो सोचेगा सफाई कर्मी क्या करेगा ये, जी और मुझे आदेश दे रहा है गाड़ी हटाने के लिए, तो उनसे वो भिड़ जाता है, लड़ जाता है। तो रोजाना कहीं ना कहीं हमें थाने में जाना पड़ता है, एसएचओ को फोन करने पड़ते हैं, डीसीपी तक से बात करनी पड़ती है, तब इन मामलों को शॉर्ट आउट किया जाता है। तो मेरे दिल्ली की जनता से भी आग्रह है, जो हमारे सफाई कर्मचारी, आप उनको सहयोग दो, आप उनसे प्यार से बोलोगे ना, तो वो 10 काम और फालतू करके दिखाएगा कर्मचारी हमारा। उसे भी प्यार की आवश्यकता है, उसे सहानुभूति की आवश्यकता है। तो जैसे लाड दुलार से उस कर्मचारी को आप झेलेंगे ना, तो मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं उस समाज से हूँ, हम एक खुददार कौम के लोग हैं, अगर कोई प्यार से हमसे बात करेगा तो हम 10 काम और फालतू काम करेंगे। लेकिन अगर कोई चाहे कि हमें जातिवाद का दंश दे के भी काम करे, जबरदस्ती काम करे, और हमको हीन भावना से देखे, तो वहाँ कहने का मन खराब होता है। तो फिर आदमी स्टबर्न जैसा हो जाता है ना, तो वो भी इस तरह का बन जाता है कि मैं भी अड़ियल बन जाऊंगा, मैं भी नहीं काम करूंगा। तो कहीं ना कहीं हम सबको प्यार की आवश्यकता है। आप प्यार से बोलिए, 10 काम अपने लीजिए, तो नहीं, ये हम बात सब मिलजुल आपने कर बहुत अच्छी कही, और मैं खुद इस बात को कहना चाहता हूँ। मैं पूरी दिल्ली की जनता से नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता से कहता हूँ कि आप सहयोग करें, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य और हमारा शरीर, हमारा घर, सब कुछ साफ सुथरा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। तो आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट मेरी है कि आप इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, हमारे चेयरमैन साहब की बात पर ध्यान दें, फोकस करें, ताकि सारी चीज़ें अच्छी हो जाएं। तो सर, मेरा जाते जाते आपसे आखिरी सवाल। जी जी जी, कोई दुख तो नहीं छोड़ेगा दूसरे क्योंकि देखिए मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा हम बात कर रहे हैं सर, और मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, लोग हमें देख रहे हैं, जी। देखिए कभी कभी तो ऐसा बात करने का मन करता है, जी। तो मेरे मन में बड़े सारे उद्गार हैं। जी, पिछले 30-40 सालों का हमने सफर तय किया, इसमें क्या क्या घटनाएं हुई, कैसे। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने समाज को, जनता को और दिल्ली वालों को? क्या? देखिए हमारा जो मुख्य लक्ष्य है, जी हमने इस जीवन को बहुत बारीकी से देखा है। जी एक नेपोलियन हुए ना, उनका मैंने एक डायलॉग पढ़ा था कहीं, तो उसमें लिखा हुआ था कि कहाँ से शुरू करूँ मैं जिंदगी का अधूरा सफर, कि एक कोना समेटा दूसरा खिसक जाता है। जी जी तो ये हालत हमने बद से बदतर अपने हालत पे देखे हैं। जी। कई बार तो अब तो हमें चलने लगा पता कि लंच क्या हुआ है, डिनर क्या होता है, लेकिन उन दिनों की बातें तो वहाँ तुम्हें पता भी चल पाता लंच क्या है। जी जी सुबह चाय मिलेगी नहीं मिलेगी, रात को खाना मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। जी। तो ये सारी की सारी बातें हमने झेली हैं। जी अब जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जी जो हमारे यूथ है, जी तो कम से कम उन्हें सारी दिक्कत ना झेलनी पड़े, जी कहीं ना कहीं वो प्रेरणा ले सकें जी हमारे संघर्ष से, हमारे काम से, या जो हमारे विचार हैं उनसे कुछ जी। संघर्ष सीख सकें। जी। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि ये बात उन तक पहुंच जाए। सर, बड़े आप इमोशनल हो गए हैं आप
हाँ, मतलब इसमें ऐसा क्या लग है रहा है कि क्योंकि- अभी आपके हाँ। कुछ आंसू आ जाएंगे, ऐसा क्यों? दरअसल क्या है ना, हमने बहुत कुछ झेला ना, जैसे मैंने बताया 10 झेला हमने, तो जी। सारी पुरानी बातें याद आती हैं। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि हम ज़मीनी लोग हैं, जी। हमने ज़मीन पर संघर्ष किया है और अब भी कर ही रहे हैं। जी। तो लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें एक ना एक दिन ये रंग लाएगा जी। ज़रूर, और ला भी रहा है। जी। बहुत सारे लोग, क्योंकि अब लोग ऐसा कहने में मजबूर हो जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, जी। और ये करके भी रहेंगे ज़रूर। जी। बिल्कुल फिक्स है ये, जी। ऐसा हम करके भी रहेंगे कि लोग ये कहेंगे कि यार मैं अपने बेटे को संजय गहलोत जैसा बनाना चाहता हूँ। जी। यार उन्होंने पढ़ाई लिखाई भी की, समाज के लिए सेवा की, जी। और यही लालच छुपा हुआ समाज में। कितने सालों से यही सर लालच। आप ये समाज सेवा में पिछले 30-40 वर्षों से, जब से होश संभाला, जब से ये काम करते हुए आ रहे हैं। जी। मुझे याद है वो दिन भी जब मुझे एक जगह वहाँ जहाँ मैं रहता हूँ मंदिर बनाने का काम था, तो मुझे वहाँ कैशियर बना दिया गया, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति था मैं, तो उसमें उन्होंने मुझे कैशियर बना दिया। जी। तो मेरी मदर ने एक लोहे का डिब्बा था होता, तो उसको मुझे दिया था, तो जो भी कलेक्शन है उसके अंदर वो रख लेते थे, जी। ताकि फिर उसका हमने निर्माण करवाया फिर बाद में। आज भी मंदिर स्थित है मतलब वहाँ पे। जी। तो तब से मुझे ऐसे शौक हुआ, क्योंकि होता क्या था, जब भी हम जाते थे किसी के पास में, तो लोग अप्रिशिएशन हमारे लिए करते थे। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि यार अगर मैं ऐसा काम करूँगा अच्छा, तो लोग तो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। जी। तो वहाँ से रुझान बढ़ा करके और आज यहाँ तक पहुँचे। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो लोग असहाय हैं, जिनकी हमें सहायता करनी चाहिए, तो इसके लिए बहुत सारी योजनाएं हमारे पास में। हम कुछ ऐसा भी करना चाहते हैं उनके लिए, जो अब कोई मतलब बेरोजगार है, वो काम करना चाहता है, तो उसकी काबिलियत के मुताबिक जो कुछ हो सकता है वो हम सजेस्ट करेंगे। जी। कर्मचारी आयोग की तरफ से भी हम ये कोशिश कर रहे हैं जी। कि वो आदमी कहाँ उसका गुजारा हो सकता है सही तरीके से। जी। तो जो कैपेबल होगा, जिस लायक जो होगा, जी। जो डिजर्व, तो उनको उस हिसाब से काम करेंगे। सरकार से कोई निवेदन करना चाहेंगे सर आप? देखिए, सरकार से तो मैं सिफारिश ही कर सकता हूँ, फिलहाल जो मेरा पद है, जी। यहाँ एक संवैधानिक दर्जा है मेरा, और साथ में जो एक मैं, और बाबा साहब के आशीर्वाद से मुझे ये पेन मिला। मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को, और आज भी कहूँगा, जी। क्योंकि इसके बिना मेरे सारा काम अधूरा रहेगा। बिल्कुल। तो इसके माध्यम से जो भी सिफारिश हो सकती है सरकार में, जी। क्योंकि मेरे एक्ट में लिखा हुआ जी। है कि दिल्ली सफाई कर्मचारी जो भी सिफारिश करेगा उसको मानना पड़ेगा सरकार को। जी। मान लीजिए मैं अपने कर्मचारी को उत्थान के लिए 10 सिफारिश करता हूँ, अगर 5 भी मान ली जाती हैं, जी। 7 भी मान ली जाती हैं, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा उसमें। जी। कोई ऐसा घर नहीं बचेगा जिसमें रोजगार ना मिलेगा, और कोई ऐसा परिवार नहीं मिलेगा जो पढ़ाई ना कर रहा होगा। जी। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कर्मचारी के लोन वो करके व्यवस्था भी करेंगे, जी। क्योंकि एक बार होता क्या है, दूसरे जो प्राइवेट साहूकार है वहाँ से जो कर्मचारी ले लेता है लोन वहाँ पे, तो फंस जाता है, बोलते उतार नहीं पाता वो। जी। और कई बार होता क्या, अगर कहीं प्राइवेट सेक्टर से जाके लेते हैं, किसी वकील के मार्फत लेते हैं, तो वहाँ उन्हें 20-20%, 30-30% देना पड़ता है। तो इसको सिंप्लीफाई हम कर रहे हैं, कमिश्नर साहब को यहाँ बुला के या उनके पास में जाके, कि अगर वो देखें कोर्ट के माध्यम से देना पड़ा ना कमिश्नर को, जी। तो क्यों ना उसे तुरंत दे दिया जाए वहाँ पे, जी। जी। ना कमी पड़ गया। उसके बाद उनके ऊपर तलवार लटक जाती सस्पेंड करने की, कि जी आपने कोर्ट में जाके अप्लाई क्यों किया, आपने 2 जगह अप्लाई क्यों किया। तो जो सारे की जो बारीकी इन सबको भी हम खत्म करेंगे। और मैं सबको दोबारा से आश्वस्त करना चाहता हूँ, जिस लायक मैं हूँ, भगवान ने हमें जिस लायक बनाया, मैं वही संजय गहलोत हूँ, सड़क पर लेटने वाला। ये नहीं कि मैं आज यहाँ कुर्सी पे बैठा हूँ तो मैं सब भूल गया, ऐसी बात नहीं है। मुझे एक एक दिन याद है वो, और हमेशा रहेगा उस दिन भी याद। और जब तक पूरी तरह से हम एकजुट होकर संघर्ष करके अपनी अपनी जो मूलभूत समझ को पूरा नहीं कर लेंगे, हमारा प्रयास ऐसे ही यथावत जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आपने बड़ा कीमती वक्त हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, मैं आपसे बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने आप लोगों ने भी अपना कीमती समय हमें दे रखा है, और इस एपिसोड को आप देखिएगा जरूर, क्योंकि कई दिल की बातें संजय जी ने हमारे साथ कही हैं, और एक सबसे बड़ा मुद्दा सफाई, जो कि इनके हाथ में है। तो दिल्ली वालों से मेरी प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप इस एपिसोड को जरूर देखें। द सुमित चावला शो को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।